अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हमने इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया शुरू की थी, जिसके अंदर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई है सब ड्यूरल एब्सेस। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब सब ड्यूरल स्पेस के अंदर जो एब्सेस बन रहा होगा उसको हम कहेंगे सब ड्यूरल एब्सेस। अब देख लेते हैं कि सब ड्यूरल स्पेस कौन सी होती है। जब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में नोट में पढ़ाई थी मेनिंजेस की और मतलब स्कल की, सबसे पहले मेरी स्कल बोन आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारी मेनिंजेस की ड्यूरा मैटर आती है, एडाक्टोइड मैटर आती है और पाया मैटर आती है, ठीक है। ड्यूरा मैटर और स्कल बोन के दरमियान में स्पेस आ रही थी, उसे हम कह रहे थे एपीड्यूरल स्पेस, जिसके अंदर जो एब्सेस बन रहा था उसको हम कह रहे थे एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, या इसको हम एपीड्यूरल एब्सेस भी कहते थे। अब हमारी ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के अंदर जो स्पेस आ रही है उसको हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस। इसके अंदर जो हमारा एब्सेस बनेगा उसको हम कहेंगे सब ड्यूरल एब्सेस। एब्सेस की मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेफिनेशन बताई थी कि अगर किसी स्पेस के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स की कलेक्शन हो, पस की कलेक्शन हो, सेल डेब्री हो, मतलब बैक्टीरिया टूटे हों या वाइट ब्लड सेल टूटे हों और बैक्टीरिया वगैरह हों, तो उसको हम कह रहे होते हैं ये हमारी एब्सेस है, ठीक है। ये जो कलेक्शन होगी सब ड्यूरल स्पेस के अंदर इसको हम कहेंगे सब ड्यूरल एब्सेस। इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं। पैथोलॉजी के अंदर इसके अंदर बोन इरोजन हो रही होगी और साथ में ड्यूरा मैटर की भी इरोजन हो रही होगी। जब हमने एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस पढ़े तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ बोन की इरोजन हो रही है, ठीक है, और हमारा एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एब्सेस बन रहा है। लेकिन अब जो हमारी ड्यूरा मैटर है ये वाली ब्राउन वाली, इसकी भी इरोजन हो रही है, मतलब ये टोटल ओवरऑल ओरिजिन होगी और यहाँ पे आगे हमारा एब्सेस बन रहा होगा, इसको हम कहेंगे सब ड्यूरल एब्सेस। फिर ये बोन और ड्यूरा मैटर की इरोजन कैसे हो रही होगी, ये होगी एक्यूट सपरेटिव टाइटस मीडिया कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर हमारा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन हो रहा था। जो मैं लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हमें बोन को कैल्शियम प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता क्योंकि हमारा कंजेस्टेड वेसल्स हुई होती हैं और साथ में हमारी प्रेशर नेक्रोसिस हो रही होती है ड्यू टू पस। और फिर हमारा CSOM के अंदर जो क्रोनिक सपरेटिव टाइटस मीडिया के अंदर हमारा कोलेस्ट्रोम ऐसे एंजाइम रिलीज कर रहा था जो हमारी बोन को और कार्टिलेज को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा थ्रोम्बोफिलाइटिस है। थ्रोम्बोफिलाइटिस दोबारा समझ लो, वीनस थ्रोम्बोफिलाइटिस है जो हमारा ड्यूरल वीनस स्ट्रक्चर है जो सारा का सारा, जिसमें हमारा स्पीरियस सैजिटल साइनसाइसिस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइनसिस आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा ड्यूरा मैटर है तो इसकी दो तरह की लेयर होती है, एक पेरिओस्टियल लेयर होती है, एक मेनिंजियल लेयर होती है, ठीक है। दोनों लेयर्स जा रही और एक एंड पे आके दोनों डिवाइड होती हैं और एक सेंटर में एक स्पेस बनाते हैं जिसको हम कह रहे होते हैं कि हमारा साइनसी स्पेस है। इसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो घूम रहा होता है, मतलब जैसे हमारी वेन्स के अंदर ब्लड होता है ना, ये वाला ब्लड वहाँ पे होता है। मतलब साफ खून हमारा होता है आर्टरीज के अंदर और जो गंदा वाला खून है हमारे साइनसिस के अंदर होता है, हमारे ब्रेन को ड्रेन कर रहा है। हमारा ब्रेन का वीनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारा इन्फेक्शन चला जाता है, इसके अंदर इन्फेक्शन चला गया हुआ है, तो वो हो सकता है कि हमारी नीचे वाली जो लेयर है जो हमारी मेनिंजियल लेयर है इसको फाड़ के हमारा आ जाए सब ड्यूरल स्पेस के अंदर, मतलब इस स्पेस के अंदर आ जाएगा इन्फेक्शन मटीरियल जो कि पस वगैरह है, तो यहाँ पे हमें एब्सेस देखने को मिलेगा, इसको हम कहेंगे सब ड्यूरल एब्सेस है, ठीक है। ये तीन तरह के कॉज से एक्यूट सपरेटिव टाइटस मीडिया, क्रोनिक सपरेटिव टाइटस मीडिया और वीनस थ्रोम्बोफिलाइटिस। और अब हम देख लेते हैं जो हमारे सिम्टम्स आ रहे होंगे ना वो मेनली आ रहे होंगे ड्यू टू प्रेशर। हमारे ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा होगा। ब्रेन पे प्रेशर कौन सी जगह पे डाल रहा होगा, मेनली कन्वेक्स सरफेस पे। आपको पता है हमारा ब्रेन है, इसकी सारी कन्वेक्स सरफेस बन रही है, ठीक है। और कन्वेक्स सरफेस पे ऊपर हमारा स्कल है, स्कल बोन है। बोन और अगर ब्रेन के दरमियान प्रेशर बढ़ रहा है, आपको पता है जो हमारी सब ड्यूरल स्पेस है उसके अंदर नॉर्मली जो फ्लूइड होगा फ्लूइड उतना ही रहना चाहिए, वही हमारा प्रेशर होना चाहिए, वो नॉर्मल है। अगर उसके अंदर पस बढ़ती जा रही तो फ्लूइड का प्रेशर भी तो इंक्रीज हो रहा होगा ना, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंट्रैक्टली इंक्रीज हो रहा होगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे स्कल बोन के साथ हमारा ब्रेन टच करेगा और हमारे सिम्टम्स आएंगे। अब सिम्टम्स देखते हैं कौन से आ रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहला क्लिनिकल फीचर आएगा हमारा मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से। आपको पता है जो हमारी ये सारी की सारी मेनिंजीज ही हैं, ये वाली ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर, ठीक है। अब अगर हमारी सब ड्यूरल स्पेस के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो हमारी वो अरेक्नोइड मैटर को भी इरिटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तरह का मेनिंजाइटिस की तरह के सिम्टम्स आ रहे होंगे। इसको हम मेनिंजाइटिस नहीं कहेंगे, मेनिंजाइटिस वो होता है अरेक्नोइड और पाया मैटर की इन्फ्लेमेशन, और उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कह रहे थे। लेकिन इसके अंदर मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सब ड्यूरल स्पेस के अंदर हमारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है। बैक्टीरिया हमारे जो अरेक्नोइड मैटर है नीचे वाली लेयर्स हैं इनको इरिटेट कर रहे हैं, तो मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या होगा, हेडेक होगा, ठीक है, फीवर होगा, 102 का बुखार होगा, साथ में मलेरिया होगा, दिल वगैरह घबरा रहा होगा, ड्रोजीनेस होगी, मतलब चक्कर वगैरह आएंगे, और साथ में नेक रिजिडिटी होगी। आपको पता है जो मेन सिम्टम है हमारे मेनिंजाइटिस का। और उसके बाद हमें पॉजिटिव कर्निंग साइन देखने को मिलेगा। कर्निंग साइन आप लोगों को पता है कि जब हम पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लटा देते हैं, ठीक है, ये मतलब उसकी एक टांग है और बाकी पेशेंट स्ट्रेट लेटा हुआ है, एक उसकी टांग उठाते हैं, उसको 90 की डिग्री पे हम रखते हैं, ठीक है। अगर हमारा 90 की डिग्री पे टांग है फिर हम उसको टांग को स्ट्रेट करते हैं और पूछते हैं अगर पेशेंट की कमर में दर्द हुई है कि नहीं। अगर यहाँ पे पेन होगी ना, कमर में पेन होगी, तो हम समझ जाएंगे पॉजिटिव कर्निंग साइन है, स्टेम मेनिंजिस की इरिटेशन हो रही है। उसके बाद हमारा आ जाएगा कोर्टिकल वीनस
थ्रोम्बोफिलाइटिस, ठीक है, जो हमारी कोर्टिकल वेन है, जो हमारी ऊपर से हमारे हेमिस्फेयर को सप्लाई कर रही है। आपको पता ना जो हमारा ब्रेन है, ऐसे अगर उसके दो हेमिस्फेयर हैं, ठीक है, ऊपर वाली जो वेन होती है उसको हम कोर्टिकल वेन्स कह रहे होते हैं। अगर कोर्टिकल वेन्स के अंदर हमारा थ्रोम्बोफिलाइटिस हो जाता है, मतलब थ्रोम्बस बन जाते हैं, जो वीनस स्ट्रक्चर है सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ ना, ऊपर ये वाला जो हमारा ये वीनस स्ट्रक्चर बना है, सैजिटल साइनसिस वगैरह, सुपीरियर सैजिटल साइनसिस, और इनके अंदर हमारे थ्रोम्बस बन जाते हैं तो वीनस सप्लाई नहीं हो पाएगी, हमारा ब्लड ही नहीं ब्रेन में घूम पाएगा, हमारा जो मतलब गंदा खून है वो निकल ही नहीं पाएगा। तो मतलब जो हमारा पीछे से साफ खून आ रहा होगा, आगे से गंदे खून नहीं निकलना होता है, मतलब पूरी सर्कुलेशन होती है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी ड्यू टू ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। उसके वजह से हमें सबसे पहले सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, एफेजिया, जो मतलब हमारा ब्रोंका एरिया ना, एरिया ऑफ ब्रोंका हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा स्पीच एरिया होता है, अगर उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो एफेजिया होगा, मतलब पेशेंट बोल नहीं पाएगा ठीक तरीके से। या फिर हेमीप्लेजिया हो जाएगा। हेमीप्लेजिया मतलब एक साइड के जो मसल्स होंगे ना वो वीक हो जाएंगे, हम टोटली पैरालिसिस नहीं कहेंगे, हाफ पैरालिसिस कह लो आप लोग, वो भी हाफ बॉडी का भी हाफ पैरालिसिस, ठीक है। अगर हमारा इस हेमिस्फेयर का मसला जा रहा है तो बॉडी के इस साइड पे मसले आएंगे। आपको पता है जो हेमिस्फेयर होता है वो उल्टी साइड को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और साथ में हेमिएनोपिया हो रहा होगा, मतलब एक आंख में ब्लरी नज़र आ रहा होगा। अगर इस हेमिस्फेयर का मसला जा रहा है तो इस आंख के अंदर ही हमारा मसला आ रहा होगा, ठीक है, और वो ब्लरी विजन आ रहा होगा, और हमें जैक्सोनियन टाइप ऑफ फिट्स देखने को मिलेंगे, मतलब जो एपिलेप्सी है, मतलब जो हमारा दौरे वगैरह पड़ते हैं वो जैक्सोनियन टाइप के होंगे, मतलब नॉर्मल से होंगे, कोई बहुत डेंजरस टाइप नहीं होगी। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते, बढ़ता तो स्टेटस एपिलेप्टिकस की तरफ जा सकता है। बहुत स्वेयर किस्म के जो हमारे होते हैं ना दौरे जो पड़ते हैं, एपिलेप्सी होती है, सबसे स्वेयर टाइप की जो एपिलेप्सी होती है उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उस तरफ कंडीशन जा सकती है अगर इसको हम प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते। और उसके जो बाकी सिम्टम्स हैं हमारे वो आ रहे होंगे रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन की वजह से। मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ जो हमारी सब ड्यूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है नॉर्मली उतना फ्लूइड रहना चाहिए। अगर उसके अंदर पस भरती जा रही, इंफ्लेमेटरी मटेरियल बढ़ता जा रहा है तो उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, एक मिसाल की हमारी टेंशन इंक्रीज हो जाएगी ब्रेन के ऊपर। टेंशन इंक्रीज होगी, सबसे पहले हमें पेपिलो एडिमा देखने को मिलेगा। जो हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है ना, जो हमारी आई बॉल की ऑप्टिक डिस्क होती है, इसके अंदर पानी भर जाता है, इसको हम कहते हैं पेपिलो एडिमा। या टोसिस हो सकती है और डायलेटेड पिपल हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस आ रही होंगी हमारी थर्ड नर्व की कंप्रेशन की वजह से, मतलब थर्ड नर्व पे कंप्रेशन आ रही होगी ड्यू टू हमारी टेंशन की वजह से, तो उसकी वजह से हमें टोसिस देखने को मिल रहा होगा, मतलब जो हमारा आईलिड है वो ड्रूप कर जाएगा और साथ में हमारा प्यूपिल डायलेट कर जाएगा। और बाकी भी क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें मेनली हमें देखने को मिलती हैं ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन या इंट्राक्रैनियल प्रेशर कह लो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, लंबर पंचर अब मैंने कह दिया, लेकिन हमेशा आपने कभी भी नहीं करना, इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इस वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डेथ क्यों हो रही होगी आप लोग समझोगे, अगर हम लंबर पंचर कर रहे हैं, जो हम नॉर्मली L3 या L4 के रीजन पे जो हमारा नीचे स्पाइनल कोड है वहाँ से हम CSF निकालते हैं ताकि हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज हो, लेकिन लंबर पंचर कभी भी नहीं करना। इस कंडीशन के अंदर हमारा एकदम से जो आपको पता है यहाँ पे हमारा फोरामेन मैग्नम होता है, उसमें से हमारा ब्रेन बाहर आ सकता है, ब्रेन के तरफ से खींच पड़ेगी, अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, वो रिलैक्स होने की कोशिश करेगा तो हमारा ब्रेन का मटेरियल भी बाहर आने की कोशिश करेगा, ब्रेन एक तरह का फंस जाएगा। जैसे हमारी फांसी के दौरान हमारी ब्रेन स्टेम नहीं टूट जाती, वैसी कंडीशन हो जाएगी कि जो हमारा सेरिबेरल टॉन्सिल है ना, ये हमारा मतलब पार्ट होता है, जो हमारा सेरिबेलम होता है, यहाँ पे आपको पता है कि सेरिबेलम होता है, उसके हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके हमारे सेरिबेलर टॉन्सिल होते हैं, वो हमारे बाहर आ जाएंगे नीचे से फोरामेन मैग्नम से, और साथ में ब्रेन स्टेम का थोड़ा सा हिस्सा वो भी साथ में बाहर आ जाएगा। और जब वो बाहर आएगा फोरामेन मैग्नम उसको अच्छी तरह जकड़ लेगा, मतलब उधारी बात है, एक दफ़ा तो रिलैक्स होकर बाहर आ जाएगा, लेकिन जब वो वापस जाने की कोशिश करेगा तो एक तरह अंदर फंस चुका होगा, फंसेगा तो एक तरह का टूट गया हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर ही हमारा टूट गया हुआ है। तो जैसे हम नॉर्मली फांसी के अंदर ये चीज़ टूट जाती है ब्रेन स्टेम, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस वजह से हमेशा लंबर पंचर कंट्राइंडिकेटेड है इस कंडीशन के अंदर। हम इसके अंदर ना बर होल्स कर रहे होते हैं, बर होल्स ये होते हैं अगर हमारा ये स्कल है ना, ऊपर से मिसाल के तौर पर हमारा स्कल है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स करते हैं और हम ना फिर सेक्शन के थ्रू अंदर से जो आपको पता है सब ड्यूरल स्पेस के अंदर हमारा इंक्रीज़ हुआ फ्लूइड, तो फ्लूइड निकालते हैं तो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हम IV एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि अच्छे तरीके से इन्फेक्शन है उसको हम कवर कर सकें, और उसके बाद फिर मस्टर्डेक्टमी करनी है। आपको पता है पॉजिटिव एजेंट हमारा जो है वो ओटाइटिस मीडिया ही चल रहा है। ओटाइटिस मीडिया भी मेनली हमारा मस्टर्ड का जो मस्टर्डाइटिस हुआ होगा ना वो मेनली होगा, तो उस केस के अंदर हमने मस्टर्डेक्टमी कर देनी है, मस्टर्ड को रिमूव कर देना है और हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा।